तो गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी विथ रितेश। आप सभी का हमारे प्यारे से चैनल स्टडी विथ रितेश में स्वागत है। बच्चों दोस्तों, आज मैं अपना क्लास लाइव नहीं ले पा रहा। कुछ पर्सनल रीज़न है, फैमिली रिलेशन में शादी वादी ये वो कुछ है, फंक्शन है, फैमिली फंक्शन है, तो जिसकी वजह से मुझे अटेंड करना काफ़ी ज़रूरी है और मैं मिस नहीं कर सकता। लेकिन आप लोगों से मैं क्या किया था, प्रॉमिस किया था कि मेरा हर रोज़ वीडियो आएगा आपके यूट्यूब चैनल पे। हर रोज़ क्वेश्चन प्रैक्टिस क्या होगा आपके यूट्यूब चैनल, आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रितेश में आएगा। जैसा कि मैं आपको प्रॉमिस किया था, मैं वो प्रॉमिस क्या कर रहा हूँ, फुलफिल कर रहा हूँ। तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। और जिनको कोई बच्चों को अगर दिक्कत हो क्वेश्चन प्रैक्टिस में, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, वो लोग हमारे चैनल पे हमारे वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि आपका कमेंट पे ही रिप्लाई दे सकूं। अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ में ना आए, कोई क्वेश्चन में थोड़ा बहुत दिक्कत आप महसूस करें, तो वो क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं, मैं आपको यहीं पर बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग अपना कोर्स। हम लोग अपना कोर्स शुरू करने से पहले लास्ट क्लास में क्या हो रहा था, लास्ट क्लास में कुछ बच्चे बोल रहे थे सर व्हाट्सएप पे हम लोग का पीडीएफ नहीं आ रहा, ये दिक्कत आ रहा, वो दिक्कत आ रहा। तो चलिए उस दिक्कत का मैं सॉल्यूशन लेके आया हूँ। ये जो नंबर है यहाँ पे, क्या नंबर है, 8809802288। ठीक है, 8809802288। इस नंबर को आप सभी कोई क्या करें, सेव कर लें, सेव कर लीजिए। एएनएम जीएनएम भर्ती परीक्षा से रिलेटेड या एएनएम जीएनएम यूट्यूब नाम से सेव कर लीजिए। और आप सभी को क्या करना है, ये नंबर पे मैसेज करना है, हाय करना है और लिखना है एएनएम जीएनएम भर्ती परीक्षा या एएनएम जीएनएम यूट्यूब पीडीएफ। ठीक है, क्या लिखना है यहाँ पे, एएनएम जीएनएम यूट्यूब पीडीएफ, यानी लिखना है एएनएम जीएनएम यूट्यूब पीडीएफ। आपको मैसेज करना है या आप हाई भी मैसेज कर दिए तो क्या हो जाएगा, आप सभी को ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। फिर आपको जो भी डेली पीडीएफ है वो क्या किया जाएगा, आप लोग को प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो जल्दी से इस नंबर को सेव कर लीजिए। इस नंबर को सेव करके इस नंबर पे मैसेज करिए, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे आप लोग मैसेज करेंगे और सारा अभी तक का जितना भी पीडीएफ है एक साथ आप लोग को क्या किया जाएगा, यूट्यूब पे, यूट्यूब वाला सारा पीडीएफ आप लोग को सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो मैं अभी आज सर से बात किया था, सर से बात करने के बाद यही सॉल्यूशन हम लोग निकाले हैं। और जिन बच्चों को प्लेलिस्ट ढूंढने में दिक्कत हो रहा है या मेरा यूट्यूब पे वीडियो देखने में दिक्कत हो रहा है, तो वो बच्चे क्या कर सकते हैं, वो बच्चे यूट्यूब पे जा सकते हैं। मेरा प्लेलिस्ट संडे तक बन जाएगा और मेरा प्लेलिस्ट में क्या कर सकते हैं, आप लोग वीडियो देख सकते हैं। संडे से पहले ही बन सकता है, तो आप लोग पहले चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये करना है आप लोग को। इस पे बढ़ते हैं, अब हम लोग आगे अपना क्लास शुरू करते हैं। और क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको ऐप के बारे में बताऊंगा कि हमारा एक ऐप है जिसमें हम लोग का क्लास चलता है, स्टडी विथ रितेश नाम है ऐप का। क्या नाम है ऐप का, स्टडी विथ रितेश। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग एएनएम जीएनएम भर्ती परीक्षा की तैयारी करते हैं। बैच का क्या नाम है, संघर्ष बैच। क्या नाम है, संघर्ष बैच। इसमें क्या होता है, लाइव क्लास होता है, वीडियो क्लास होता है और हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस से मुझे याद आया कि मंडे शाम 5 बजे आधा क्लास हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करेंगे। शाम 5 बजे ऐप पर हम लोग क्या करेंगे, जो अभी तक जितना भी टॉपिक हुआ उससे रिलेटेड क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा और कमेंट में आप सभी लोगों को क्या करना है, आंसर देना है। तो उस तरह से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। इसीलिए सभी कोई प्रॉपर रिवीजन कर लीजिएगा अभी तक के नोट्स का और अच्छे से पढ़ाई करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा सवाल का जवाब दीजिएगा और सवाल जो बच्चों को नहीं समझ में आया वो मैं आपको अलग से समझा दूंगा। ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। तो संघर्ष बैच कितना है, मात्र 750 रुपये का। तो सभी बच्चे जल्दी से ज्वाइन करिए और मेरे द्वारा पढ़िए पैथोलॉजी सब्जेक्ट शाम 5 बजे शार्प, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो ऐप से जुड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्टडी विथ रितेश ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा गूगल प्ले पे जाके। वहाँ पे अपने मोबाइल नंबर से क्या करना होगा, रजिस्टर। फिर पेड कोर्स में जाइएगा, वहाँ पे क्या सिलेक्ट करना है, संघर्ष बैच। क्या सिलेक्ट करना है, संघर्ष बैच। और उसको क्या करिएगा, बाय नाउ। क्या करिएगा, बाय नाउ। बाय नाउ करने के बाद आप जुड़ जाइएगा, आप एलिजिबल हो जाइएगा हम लोग के ऐप पे क्लास करने के लिए। चलिए ठीक है, तो इतने कुछ के बाद आज हम लोग शुरू करते हैं अब अपना क्लास। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द ब्रीच प्रेजेंटेशन ऑफ द फीटस इज करेक्ट। देखिए, यानी नीचे लिखे वाक्यों में से गर्भस्थ शिशु के ब्रीच
गर्भ प्रस्तुति के बारे में सही वाक्य क्या है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द ब्रीच प्रेजेंटेशन ऑफ द फीटस इज करेक्ट। ब्रीच पोजीशन क्या होता है, ब्रीच पोजीशन क्या होता है, एबनॉर्मल पोजीशन होता है। क्या होता है ब्रीच पोजीशन, ब्रीच प्रेजेंटेशन क्या होता है, एबनॉर्मल, एबनॉर्मल प्रेजेंटेशन ऑफ फीटस, यानी एबनॉर्मल प्रेजेंटेशन किस चीज का होता है, फीटस का। फीटस का नॉर्मल पोजीशन क्या होता है, नीचे की ओर सर, पैर ऊपर की ओर, ताकि डिलीवरी होने में सर आए और बेबी आराम से पकड़ा के पीछे बाहर निकल सके, ठीक है। लेकिन ब्रीच पोजीशन में क्या होता है, इसका जस्ट उल्टा, इसका जस्ट क्या हो जाता है, उल्टा, यानी बेबी का पैर हो जाता है नीचे की तरफ, सर आ जाता है उल्टा। तो इसको क्या कहते हैं, ब्रीच पोजीशन कहते हैं। बहुत डेंजरस पोजीशन रहता है। कितनी बार होता है बेबी इंजर्ड हो जाता है डिलीवरी के टाइम इसी वजह से, और कॉम्प्लिकेशन आने लगता है। तो कॉम्प्लिकेशन आता है तो लास्ट में क्या किया जाता है, सर्जिकल डिलीवरी करवाया जाता है बेबी का, ठीक है। क्या कराया जाता है, सर्विकल डिलीवरी क्या कराया जाता है, बेबी का। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, इन दिस द हेड ऑफ द फीटस इज लोकेटेड एट द लोअर पोल। नहीं, लोअर पोल में अगर हेड रहे तो उसको क्या कहेंगे, सिफेलिक पोजीशन, सिफेलिक प्रेजेंटेशन। तो इसको क्या कहते हैं, सिफेलिक कहते हैं। क्या कहते हैं, सिफेलिक प्रेजेंटेशन। दूसरा ऑप्शन क्या है, इन दिस लेग एंड बटक ऑफ द फीटस आर लोकेटेड एट द लोअर पोल, यानी कि पैर या तो बटक, बटक यानी पुष्ट, इन दोनों में से कोई एक चीज क्या होगा, नीचे की ओर होगा, और सर क्या होगा, ऊपर की ओर होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। पहला ऑप्शन गलत। थर्ड में क्या है, इन दिस द शोल्डर ऑफ द फीटस इज लोअर पोल, तो इसको क्या कहते हैं, शोल्डर प्रेजेंटेशन। तो ये भी क्या होगा, गलत। नन ऑफ द अबव, जी नहीं। इसमें से कौन सा आंसर सही है, आंसर सही है आपका बी। बी में क्या होता है, सॉरी आपका सर्दी हो गया, उसका असर दिख रहा है। चलिए कोई नहीं, सर्दी है, खांसी है, फिर भी बच्चों को जो प्रॉमिस किया वो पूरा करना है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आपका सर ऊपर के भाग में रहेगा और पैर क्या रहेगा, निचले हिस्से में रहेगा। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्रिज पोजीशन। तो सभी को इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। सभी को क्या करिएगा, स्टार मार्क कर लीजिएगा। और आगे क्वेश्चन बढ़ने से पहले मैं आपको फिर से क्या बोलूंगा कि मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, और चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब करिए। वीडियो को और बच्चों के साथ शेयर, अपने दोस्तों भाई बहनों सबके साथ शेयर करिए, ताकि वो मेरे साथ जुड़ सके और मैं ज्ञान उन्हें भी बांट सकूं और उनका भी भला हो सके, ठीक है। बढ़ते अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ ब्लड वेसल्स इन द अम्बिलिकल कॉर्ड आफ्टर मंथ्स ऑफ 4 months ऑफ प्रेगनेंसी। देखिए अम्बिलिकल कॉर्ड में क्या होता है, एक क्या होता है, अम्बिलिकल आर्टरी। क्या होता है, अम्बिलिकल आर्टरी, और क्या होता है, अम्बिलिकल वेन। क्या होता है, अम्बिलिकल आर्टरी होता है, और क्या होता है, अम्बिलिकल वेन। अम्बिलिकल आर्टरी क्या करता है, जैसे नॉर्मली आर्टरी के बारे में आप लोग क्या पढ़ते हैं कि आर्टरी क्या होता है, जो ऑक्सीजन को सप्लाई करे, और वेन्स क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेके जाए। लेकिन नहीं, हमारे बॉडी में 2 ऐसा आर्टरी है जो कि उल्टा काम करता है। क्या करता है, उल्टा काम करता है। आर्टरी क्या करता है, ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन बोले CO2 को लेके आता है, और वेन क्या करता है, ऑक्सीजन को लेके जाता है, ठीक है। तो उनमें से 2 एक्सेप्शन है, तो दोनों एक्सेप्शन में क्या है, अम्बिलिकल आर्टरी, अम्बिलिकल वेन। ये क्या कैरी करेगा, ये कैरी करेगा CO2, ये क्या कैरी करेगा, ये कैरी करेगा O2, ठीक है। ये क्या है, ये दोनों एक्सेप्शन है, तो क्या करिएगा, स्टार मार्क डाल दीजिएगा। लेकिन हम लोग क्वेश्चन में क्या है कि कितना नंबर आर्टरी का होता है, यानी कितने अमाउंट में होता है। तो देखिए आप लोग को बता देते हैं, फीटस में 2 आप लोग का कितना होता है, अम्बिलिकल आर्टरी, और 1 होता है अम्बिलिकल वेन। कितना होता है, 2 होता है अम्बिलिकल आर्टरी, और 1 होता है क्या, अम्बिलिकल वेन। तो इसका आंसर क्या होगा, 3। कितना हुआ, 2 + 1 = कितना हुआ, 3। 2 + 1 = कितना हुआ, 3। तो सभी को इसका आंसर 3 करेंगे। क्या करेंगे, आंसर 3। क्यों 3 होता है,
क्योंकि दो होता है आर्टरी, एक होता है वेन। दो होता है क्या, आर्टरी, और एक होता है वेन। वेरी गुड। तो सभी बच्चों का आंसर लगभग सही है, होना चाहिए। सही है कैसे मैं बता दूं, क्योंकि अभी तो लाइव ऑप्शन नहीं देख रहा, लेकिन सही आंसर होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह से मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द ब्लड वेसल फाउंड इन अम्बिलिकल कॉर्ड आफ्टर 4 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। यानी कि देखिए वही क्वेश्चन को क्या किया, घुमा के दे दिया। क्या कर दिया, घुमा के दे दिया। तो हम लोग को घूमना नहीं, हम लोग को क्वेश्चन को घुमा देना। क्या करना है, क्वेश्चन को घुमा देना। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन आप आराम से पढ़िए। क्या करिए, क्वेश्चन आराम से पढ़िए, उसका ऑप्शन को समझिए। क्वेश्चन को पहले समझिए कि क्या वो बोलना चाह रहा है, फिर उसके बाद ऑप्शन को देखिए कि वो ऑप्शन उससे रिलेटेबल है कि नहीं, उसके साथ सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग को दोनों चीज देखना होता है। क्या करना होता है, दोनों चीज देखना होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन, पहले क्वेश्चन देखिए क्या है, द ब्लड वेसल फाउंड इन द अम्बिलिकल कॉर्ड आफ्टर 4 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी। यानी कि ब्लड वेसल कौन कौन सा होता है जो अम्बिलिकल कॉर्ड में पाया जाता है चौथे महीने प्रेगनेंसी के, यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद तक में कौन कौन सा ब्लड वेसल पाया जाता है। देखिए अम्बिलिकल कॉर्ड में क्या पाया जाता है, क्या बताया था आपको, दो आर्टरी पाया जाता है, और क्या पाया जाता है, दो वेन। नहीं, यहाँ पे क्या, 2 आर्टरीज 3 वेन्स, जी नहीं, दो, सिर्फ 2 आर्टरी रहता है, बिल्कुल नहीं, 2 आर्टरीज एंड 1 वेन्स, जी हाँ। चौथा ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। चौथा ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है, 2 आर्टरीज एंड 1 वेन्स। क्या होता है, 2 आर्टरीज एंड 1 वेन। तो चौथा ऑप्शन क्या है आपका, बिल्कुल सही। क्या है, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है कि क्या है, 2 आर्टरी होता है बेबी में, फीटस में, और एक वेन होता है। तो ये भी क्वेश्चन अच्छा है, लेकिन इसको स्टार मार्क हम लोग इसलिए कर रहे, देखिए पिछले वाले से सेम ही क्वेश्चन है, स्टार मार्क इसलिए कर रहे क्योंकि इस क्वेश्चन वही चीज है, लेकिन इसका पैटर्न क्या हो गया, चेंज होना है। और आपको हम लोग को सिर्फ पढ़ाना नहीं है, साथ में पैटर्न भी बताना है कि किस तरीके से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इस तरीके का भी क्वेश्चन आता है, तो उसके लिए भी आप लोग को क्या होना है, तैयार रहना। बढ़ते अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आउटर मोस्ट फीटल मेम्ब्रेन। देखिए जब बेबी एम्ब्रियोनिक स्टेज में हो, जब छोटे स्टेज में हो, तो बेबी को चारों तरफ से एक लेयर घेरता है जिसको क्या कहते हैं, कोरियोन। क्या कहते हैं, कोरियोन। ठीक है, उसके बाद बेबी रहता है। ठीक है, यहाँ पे बेबी है, इसको चारों तरफ से एक थैली घेरता है जिसको कहते हैं क्या, एमनियोन। क्या कहते हैं, एमनियोन। एमनियोन में क्या रहता है, एमनियोटिक फ्लूइड रहता है, जो कहते हैं ना पानी का थैली फट गया, माँ का पानी का थैली फट गया, अब बच्चा निकलेगा, बच्चा निकलेगा। तो जो पानी का थैली होता है वो एमनियोन ही होता है। उसके ऊपर के लेयर क्या रहता है, कोरियोन। तो यानी फीटस का सबसे आउटर मोस्ट, सबसे अलग, सबसे ऊपरी हिस्सा कौन रहता है, कोरियोन। यही के थ्रू क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स ट्रांसफर होता है। क्या होता है, जो न्यूट्रिएंट्स होता है आपके बॉडी, बेबी को जो मिलता है, वो किसके थ्रू ट्रांसफर होता है, कोरियोन के थ्रू। किसके थ्रू ट्रांसफर होता है, कोरियोन के थ्रू। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोरियोन। तो सभी कोई टिक मार लीजिएगा, ये बिल्कुल नया क्वेश्चन है, तो आप लोगों से गलती नहीं होना चाहिए। तो यहाँ तक आशा करता हूँ सभी को समझ में आया होगा। अगर जिन भी बच्चों को समझ में आने में थोड़ा भी तकलीफ, दुख, दुविधा, परेशानी, कष्ट हो रहा है या फिर पीड़ा हो रहा है, वो क्या करेंगे, वो कमेंट करेंगे। क्या करेंगे, कमेंट करेंगे। कमेंट करके बताएंगे, फिर उसका सॉल्यूशन मैं आपको या तो नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा, या खुद ही मैं पर्सनली आप लोग को कमेंट पे ही रिप्लाई दे दूंगा कि नहीं बच्चे, इसको इस तरह से होता है, इसको इस तरह से समझा जाता है। ठीक है, आप लोग को कष्ट नहीं होगा। चलिए ठीक है, वेरी गुड। यहाँ तक सभी को अभी तक समझ में आया तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, और जो बच्चों को नहीं समझ में आया तो वो अपना दुख दुविधा कष्ट बताइए कमेंट में, तो उसका दुख दुविधा क्या किया जाएगा, समाप्त किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते, द मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन ऑफ फीटस इन यूट्रस इज। देखिए नॉर्मली बच्चे किस तरह से होते हैं, नॉर्मली बच्चे होते हैं, उनका हेड माँ के लोअर पोर्शन में होता है
और बाकी पेट और पैर क्या होता है, ऊपरी हिस्से में रहता है। क्या होता है, ऊपरी हिस्से में रहता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, सिफेलिक प्रेजेंटेशन। यानी सिफेलिक मतलब हेड, सिफेलिक का मतलब क्या होता है, हेड होता है। तो जब हेड नीचे रहे और बाकी धड़ ऊपर है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सिफेलिक प्रेजेंटेशन। क्या कहेंगे उसको हम लोग, सिफेलिक प्रेजेंटेशन। तो सबसे कॉमन प्रेजेंटेशन फीटस में क्या है, यूट्रस में, सिफेलिक। ब्रीच मतलब क्या होता है, उल्टा हो जाना। ब्रीच मतलब क्या होता है, उल्टा। ट्रांसवर्स मतलब टेढ़ा हो जाता है। क्या हो जाता है, टेढ़ा। ठीक है, तो ना ब्रीच होगा, ना ट्रांसवर्स होगा, ना ही ऑब्लिक होगा। इसका आंसर क्या होगा, सिफेलिक। तो ये सीधा याद करने वाला क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग सीधा याद कर लीजिएगा, दिमाग में बसा लीजिएगा कि इसका आंसर क्या है। इसका आंसर होगा क्या, आपका सिफेलिक पोजीशन। सिफेलिक का मतलब क्या होता है बच्चों, सिफेलिक का मतलब होता है हेड। यानी सर क्या होता है, माँ के निचले हिस्से में रहता है, बाकी धड़ ऊपर हिस्से में रहता है। ठीक है, वेरी गुड। बढ़ते अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है, द मोस्ट कॉमन प्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ द फीटस इन यूट्रस इज। मोस्ट कॉमन प्रेजेंटिंग पार्ट, देखिए अगर सबसे कॉमन प्रेजेंटिंग पार्ट क्या होता था, हेड होता था। ठीक है, सबसे कॉमन प्रेजेंटिंग पार्ट क्या होता था, हेड होता है। ये एक दिन पहले भी ये क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवाया था मैं, लेकिन ये अच्छा क्वेश्चन है इसीलिए मैं इसको दोबारा से प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। ठीक है, कहाँ गया, चलिए। तो इसीलिए इस क्वेश्चन को क्या करिएगा, स्टार मार्क लगा लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन अच्छा है, इसीलिए आप लोग को दोबारा प्रैक्टिस करवाया जा रहा है। तो मोस्ट कॉमन प्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ द फीटस क्या है, नॉर्मली क्या होता है, हेड। लेकिन हेड के बाद कुछ होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्टेक्स। क्या कहते हैं, वर्टेक्स। तो सभी को बिल्कुल याद कर लीजिएगा। ब्रीच होता है उल्टा, वो नहीं होगा। फेस होता है चेहरा बाहर की तरफ आना, जी वो भी नहीं होता, हेड होता है। बैक यानी पीठ, पीठ भी नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, वर्टेक्स। क्या आंसर होगा, वर्टेक्स। वेरी गुड। देखिए अब थोड़ा अलग सा क्वेश्चन आया है, जिसको हम लोग पहले ही क्या कर लेंगे, स्टार मार्क कर भी सकते हैं, ऐसे ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की जनसंख्या क्या है, देश यानी भारत देश। ठीक है, ये नहीं देश के नाम पे चाइना और पाकिस्तान का बताने लगे। देश यानी अपना देश, भारत देश। ठीक है, चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अगल बगल वालों का नहीं बताना, अपना बताना है। ठीक है, तो 2011 के सेंसस, सेंसस क्या होता है, ये क्या करता है, घर हर जगह जैसे डेटा निकालता है, बर्थ रेट, मोर्टेलिटी रेट, ये सब का करके क्या करता है, डेटा निकालता है कि कितने लोग हैं और कितने परसेंटेज पे बढ़ रहे। क्या है, कितने लोग हैं और कितने परसेंटेज पे बढ़ रहे। तो 2011 में जब सेंसेक्स हुआ था तो उसमें हमारे देश की कुल आबादी कितनी थी, 1.24 बिलियन। कितनी थी, 1.24 बिलियन। इसको सीधा याद करना है। क्या करना है, याद करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन समझने वाला नहीं, याद करने वाला। तो आप लोग सीधा क्या करिएगा, कोशिश याद करने का। तो सभी को समझ में आया यहां तक, बोलिए सभी को समझ में आया। देखो बाबू पढ़ना होगा, मैं सर्दी में आपको पढ़ा रहा हूँ, मेरा भी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन बस क्या है कि वादा किया हूँ आप लोगों से, तो वो वादा पूरा करो। तो उसी तरीके से आप लोग भी अपने माँ बाप से, सामने से नहीं लेकिन अंदर मन से तो वादा किए ना कि हाँ एक सिलेक्शन लेके आएंगे, गवर्नमेंट जॉब लेके आएंगे। तो वो वादा आप लोग को भी क्या करना है, पूरा करना है। अपने माँ बाप का वादा क्या करना है, पूरा करना है। उन लोग को खुशी देना है, किस चीज का, सर्विस देके। क्या करना है, सर्विस देके देखना, उन लोगों को क्या करना है, खुशी देखना है। देखिए कोई भी माँ बाप अपने भला के लिए बाल बच्चों को नहीं पढ़ाता कि आगे जाएगा मेरा पालन पोषण करेगा, ये करेगा वो करेगा। कोई माँ बाप इतना नहीं सोचता, क्योंकि कुछ बच्चे सही निकल जाते, कुछ बच्चे गलत निकल जाते। वो बस क्या चाहते हैं, जो गलत भी रहे और सही भी बच्चे रहे, उन लोग का क्या हो, वो अपनी जिंदगी बना सके। बस माँ बाप यही चाहते हैं कि मेरे जिंदगी रहते रहते वो भी अपनी जिंदगी अच्छा कर ले और सेटल हो जाए। तो इसीलिए पढ़ाई करिए, मेहनत करिए। बाकी जो घटे भरे हम लोग तो है ही। ये आपका फ्री कोर्स है, बाकी जो पेड कोर्स संघर्ष बैच है ऐप पर, वो भी है। अगर आप लोग बजट है तो आप लोग ऐप पे भी जा सकते हैं, वहाँ आपको प्रॉपर डिटेल कोर्स दिया जाता है। अगर जो बच्चे के पास अभी थोड़ा कमी है तो वो क्या कर सकते हैं, यूट्यूब पे प्रैक्टिस कर सकते हैं और खुद से थ्योरी पढ़ सकते हैं। मानता हूँ खुद से पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और मैं जो थ्योरी पढ़ाता हूँ आप लोग को तोड़ तोड़ कर पढ़ाता हूँ, यानी एकदम सिंपल करके, तो वो थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, मजबूरी का नाम है जिंदगी। तो लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस हो रहा है, इसमें प्रॉपर थ्योरी आप लोग को दिया जा रहा है, क्वेश्चन ही से रिलेटेड दिया जा रहा है, लेकिन दिया जा रहा है। तो इस चीज का संपूर्ण रूप से आप लोग क्या करिएगा, फायदा उठाइएगा, मेहनत करिएगा।
और कोशिश करिए कि कुछ उल्टा फुल्टा ये वो आप लोग कमेंट ना करें कि इसका नंबर क्या है, उसका नंबर क्या है, तुम कौन से एड्रेस पे हो, कौन भैया कौन दीदी, ये सब कमेंट नहीं करिए, ये सब सही भी नहीं है। आंसर पूछिए, कुछ सवाल है वो पूछिए, आंसर बताइए, सवाल का जवाब दीजिए। गलत है तो ठीक है गलत, सही है तो अच्छी बात है, आगे गलत ना हो। और जिनका गलत है वो कोशिश करिए कि आगे सही हो, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया इज, यानी इंडिया में एनुअल ग्रोथ का पॉपुलेशन क्या है। देखो ऐसा नहीं है कि मान लो एक राज्य में 1 लाख बच्चे पैदा हुए, ठीक है, उनमें से मान लो 10,000 मृत्यु को चल गए, यानी भगवान को प्यारे हो गए। 99,000 बच्चे क्या हुए, एक राज्य में पैदा हुए। ये तो नहीं है कि इस साल 99,000 पैदा हुए तो अगले साल भी 99,000 पैदा होंगे। ऐसा कहीं लिखा हुआ है क्या कि इस साल 99,000 बच्चे पैदा हुए हैं, जन्म लिए हैं, धरती पे आए हैं, तो अगले साल भी क्या होंगे, सिर्फ 99,000 होंगे। वो धीरे धीरे आबादी क्या होती है, बढ़ती रहती है, उसको क्या कहते हैं, ग्रोइंग पॉपुलेशन कहते हैं। यानी आबादी क्या हो रही है, ग्रोथ रेट हो रहा है उसमें, यानी धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो वैसे ही हमारे देश का भी है कि लगभग 1.5 करोड़ बच्चे हर साल क्या होते हैं, जन्म लेते हैं। तो अगले साल भी 1.5 करोड़ लेते हैं, नहीं उससे थोड़ा ज्यादा लेते हैं। 1.5 करोड़ है तो 1.5 करोड़ की जगह 1.7 करोड़, 1.8 करोड़, 5 लाख, 10 लाख, इस तरह से बढ़ जाते हैं। तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग, ग्रोथ रेट। तो ये क्वेश्चन जो आप लोग का है वो क्या है, सीधा याद करने वाला। क्या है ये क्वेश्चन, याद करने वाला। याद करने वाला कैसे है कि आप लोग को ग्रोथ रेट याद रखना है कि इंडिया का ग्रोथ रेट लगभग 2% है। कितना है, 2% है। तो इसको आप लोग सीधा आंसर दीजिएगा 2। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इस साल 10 बच्चे पैदा हो रहे हैं तो अगले साल क्या होंगे, 12, उसके अगले साल 13 या 14, उसके अगले साल 15 16, उसके अगले साल 17 18, और 5 साल बाद क्या हो जाएगा, वो लगभग 1 गुना बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, ग्रोथ रेट पता करते हैं कि एक साल में 10 बच्चे, तो वही चीज वही अगले साल में 10 बच्चे, 10 बोल रहे, अगर एक साल में 100 बच्चे पैदा हुए तो अगले साल में क्या होंगे, 102 बच्चे पैदा होंगे, उसके अगले साल में 105 बच्चे, उसके अगले साल में 108 या 109 बच्चे, ठीक है। तो इस तरह समझिए, इस तरह से क्या होता है, ग्रोथ रेट होता है। तो हमारे इंडिया भारत देश का ग्रोथ रेट क्या है, लगभग 2%। क्या है, लगभग 2%। तो यहाँ तक सभी को समझ में आया, सभी बच्चे को बिल्कुल समझ में आया। कोई दुख दुविधा कष्ट परेशानी तो बता दे। ऐसे होना तो नहीं चाहिए क्योंकि मैं समझा रहा हूँ उतना ही आसानी से और उतना ही इजीली आप लोग को समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग को ज्यादा दिक्कत नहीं हो, ठीक है। चलिए देखते हैं, हम लोग बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, द इफेक्ट ऑफ पॉपुलेशन एक्सपल्शन इन द कंट्री इंक्लूड, यानी कि अगर कोई देश में घनी आबादी बढ़ते जाएगी मतलब अनकंट्रोल्ड, यानी कि जितना वहां पे रिसोर्सेज है, जितना वहां पे सामग्री है, उससे ज्यादा बच्चे बढ़ रहे हैं, उससे ज्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं, उससे ज्यादा क्या हो रहा है, ग्रोथ बढ़ रहा है। तो उससे क्या असर पड़ता है, क्या असर पड़ता है। मान लो मेरे घर में 1 बोरा आटा है जिससे 50 लोग खाना खा सकते हैं, ठीक है। तो अभी 5 लोग खा रहे हैं, आगे यानी 50 लोग खा सकते हैं 1 हफ्ते तक। अब वही 5 लोग मेरे घर में, ठीक है। अब मान लो 10 लोग हो जाए तो वही 50 बोरी का आटा जो 1 महीना चल रहा था वो क्या होगा, 15 दिन चलेगा। क्या होगा, 15 दिन चलेगा। वही 20 लोग आ गए तो जो 1 महीना मेरा आटा का बोरी चल रहा था तो वही 1 हफ्ता से 10 दिन चलेगा। वही 50 लोग आ गए तो जो मेरा क्या बोलते हैं 1 महीना चल रहा था वो ढंग से 2 से 3 दिन भी नहीं चलेगा, यानी कि खर्चीला उतना हो जाता है। और जब जितना सामग्री उससे ज्यादा आदमी आ जाए तो बहुत लोगों को खाना नहीं मिलता, बहुत लोगों को खाना नहीं मिलता। इसीलिए जो होता है ना सिलेक्शन प्रोसेस, तो बहुत लोग को सिलेक्शन क्यों नहीं मिलता, सीट निकलता है 20,000, फॉर्म भरने वाले होते हैं 5 लाख, तो 5 लाख और 20,000 में अंतर है कि नहीं है, अंतर है। तो इसीलिए कहा जाता है कि घनी आबादी, ज्यादा तेजी से भी आबादी, देखो आबादी बढ़ना अच्छा है, ज्यादा लोग रहेंगे, ज्यादा रिसोर्स रहेगा और ज्यादा लोग काम कर सकते हैं तो देश और तेजी से आगे बढ़ेगा। लेकिन जब रिसोर्सेस कम है
और लोग का घनी आबादी बढ़ रही है, वहां पे पढ़ाई लिखाई बच्चे मतलब माइंड डेवलप नहीं हो रहा, तो वो क्या होता है, एक तरह का बर्डन हो जाता है। अगर एक घर में 5 बच्चे हैं और 5 बच्चे पढ़े लिखे, कोई डॉक्टर, इंजीनियर, बिल्डर, तो कोई पॉलिटिशियन, तो कोई कुछ पुलिस में, तो पांचों बच्चे रहेंगे तो अब उस घर का और भला होगा और वो आगे बढ़ेगा। वही अगर 5 बच्चे हैं जिसमें से एक कमाने वाला है, बाकी पांचों को मतलब बाप कमाने वाला, बाकी 5 को ये कुछ नहीं करने वाला, घर पे बैठ के बस खाने वाला, तो सोचो पिताजी पे कितना प्रेशर बढ़ेगा। तो वही चीज होता है कि अगर रिसोर्सेज हो तो उसी हिसाब से आबादी रहे तो अच्छा भी है, अगर रिसोर्सेज कम हो और आबादी ज्यादा हो तो वो क्या होता है, आगे जाके कष्ट पहुंचाता है। तो पॉपुलेशन एक्सपल्शन क्या क्या इंक्लूड करता है, अनएम्प्लॉयमेंट, जी हाँ, नौकरी ना मिलना, इन्फ्लेशन मतलब दाम का आगे बढ़ना, यानी बेरोजगारी करता है, और बेरोजगारी बढ़ाता है, और क्या बढ़ाता है, इन्फ्लेशन यानी महंगाई बढ़ाता है। दूसरा क्या है, प्रोवर्टी और इलिटरेसी, गरीबी और अनपढ़ लोग रह जाते हैं, गरीब रह जाते हैं और अनपढ़ रह जाते हैं, क्यों, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज नहीं। तीसरा क्या, इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन, यानी कि शहर में आबादी घनी होते जा रही है, क्यों, क्योंकि अगर देखो गांव डेवलप नहीं रहेगा तो क्या होगा, शहर की आबादी और क्या होगी, घनी होगी। हम लोग के पटना के साथ, जो बिहार की राजधानी है पटना, उसके साथ भी तो यही हुआ है। देखो बिहार में गिन चुन के 4-5 स्टेट है जो थोड़ा ठीक है, पटना तो टॉप पे है ही, वो तो अलग चीज है। उसके बाद मुजफ्फरपुर हुआ आपका, फिर समस्तीपुर हुआ, गया, राजगीर, ये 5-6 जगह छपरा उपरा टाइप में थोड़ा ठीक है, डेवलपमेंट के मामले में ठीक है, ठीक है। इंडस्ट्री के मामले, लोगों के नहीं, लोग तो हर जगह के बहुत अच्छे होते हैं, चाहे वो पटना के हो, सिवान के हो, समस्तीपुर हो, बिहटा, जहानाबाद, जहाँ के लोग हो सब बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ, इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, नौकरी की बात कर रहा हूँ, रोजगार की बात कर रहा हूँ, तो क्या होता है, पटना में ज्यादा रोजगार मिल रहा है तो सब लोग क्या हो रहे हैं, हर चारों तरफ से क्या हो रहा है, पटना में आ रहे हैं। पटना में कैपेसिटी है 10 लोगों के रहने का, तो 50 लोग आ रहे हैं, 3-4 लोग तो यहीं के, बाकी जो 44-45 लोग वो बाहर से आके क्या होते हैं, बस जाते हैं। तो यही क्या होता है, अर्बनाइजेशन, और ये कोई भी शहर के लिए बहुत गलत है। जैसे दिल्ली में क्या होता है, बिहार से लोग जाते हैं, यूपी से लोग जाते हैं, बंगाल से लोग वहीं जाते हैं काम करने, मतलब पूरे देश के लोग वहीं जाते हैं काम करने। अब शहर तो लिमिटेड ही ना है, इतना बड़ा शहर है, अब बंगाल से भी आ गया, बिहार से भी, मतलब हर जगह से आ गया, तो इस शहर क्या हो गया, कचम कुची एकदम भर गया, तो वो क्या होता है, उस शहर के लिए हानिकारक होता है। तो इंक्रीज अर्बनाइजेशन भी होता है, यानी इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दिस, क्या होगा इसका आंसर, ऑल ऑफ दिस। तो इसमें आप लोग क्या करिएगा, स्टार मार्क लगा दीजिए, क्या करिएगा, स्टार मार्क लगा दीजिए। ठीक है, अब देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, दी कंपोनेंट्स ऑफ रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम इंक्लूड, यानी कि रिप्रोडक्टिव और चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम, यानी माँ का और बच्चे का हेल्थ का ख्याल रखने के लिए क्या क्या उसमें इंक्लूड होता है, ठीक है। तो उसमें सबसे पहला क्या होता है, इसेंशियल मैटरनिटी केयर, जी हाँ, जिसमें माँ का देखभाल और उनको बताया जाता है। फिर इमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिक केयर, जी हाँ, ऑब्स्टेट्रिक क्या होता है, फीमेल रिलेटेड इश्यूज को सॉल्व करने का अलग से वार्ड रहता है जिसको ओबीजी कहते हैं, जिसमें गायनी और ऑब्स दोनों आता है, ठीक है, इमरजेंसी ऑब्स्टेक। फिर तीसरा है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 24 आवर मैटरनिटी सर्विस, पीएससी एंड सीएचसी केयर, यानी पीएचसी और सीएचसी केयर होता है, ठीक है। तो इम्प्लीमेंटेशन यानी 24 घंटे के अंदर सारा सर्विस, मैटरनिटी सर्विस क्या हाँ अवेलेबल होता है, पीएचसी में और सीएचसी में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज, इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। तो इसको आप लोग क्या करिएगा, स्टार मार्क डाल दीजिएगा, इस पे क्या करिएगा, स्टार मार्क डाल दीजिएगा, वेरी गुड। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉज ऑफ मेल इनफर्टिलिटी। देखिए मेल इनफर्टिलिटी क्या होता है कि किसी भी रीजन के वजह से, किसी भी रीजन के वजह से क्या हो, जो आपका क्या बोलते हैं, किसी भी रीजन के वजह से जो ये जो मेल का स्पर्म है वो प्रॉपर वे में क्या हो सके, रिलीज नहीं हो सके, क्या हो सके, रिलीज
नहीं हो सके तो उसको क्या कहते हैं, मेल इनफर्टिलिटी। यानी स्पर्म जो आप लोग का बन रहा है, मेल का जो स्पर्म बनता है, जो कि डिलीवरी में हेल्प करता है, बेबी प्रोडक्शन में हेल्प करता है, जो कि उनका क्या होता है, स्पर्म क्या करता है, वही ना आपके ओवम, फीमेल के ओवम में जाके क्या करता है, फर्टिलाइज करता है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्म फर्टिलिटी रेट। फर्टिलिटी यानी कि वो उस लायक यानी उस केपेबल है कि नहीं कि वो फर्टिलाइज कर सके, क्या कर सके, वो फर्टिलाइज कर सके। तो वही चीज चेक किया जाता है। और मेल इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी यानी मेल स्पर्म उस केपेबल नहीं है, तो उसको क्या कहा जाता है, क्रिप्टोचिडिन, यानी इसका साइज छोटा हो जाना। जी जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। उसमें क्या हो जाता है, साइज छोटा हो जाता है। और चाइटिस ये भी होता है, ओलिगोस्पर्मिया यानी स्पर्म का सिक्रीशन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दिस। क्या होगा इसका आंसर, ऑल ऑफ दिस। तो सभी कोई इसका आंसर लिख दीजिएगा, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ मेल इनफर्टिलिटी रेट। मेल इनफर्टिलिटी रेट किसको कहते हैं, तो सभी को इसका आंसर लिख लीजिएगा। इसका आंसर डी होगा। क्या होगा, डी। चलिए, क्रिप्टोकेडिज्म। क्रिप्टोकेडिज्म देखो पता है क्या होता है, जैसे ये आपका स्क्रोटम रीजन है। क्या है ये, स्क्रोटम रीजन। स्क्रोटम रीजन में क्या होता है, स्क्रोटम रीजन में, स्क्रोटम रीजन में आपका क्या होता है, जैसे जो टेस्टिकल्स होता है वो यहां से क्या होता है, इंटर करता है कहाँ, स्क्रोटम में। किसी वजह से स्क्रोटम में वो आपका टेस्टिकल क्या होता है, एंट्री नहीं हो पाता। क्या होता है, नहीं हो पाता। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्रिप्टोकिडिज्म। क्या कहते हैं, क्रिप्टोकिडिज्म। ठीक है, सभी को समझ में आया। और फिर आपका ऑर्काइटिस। ऑर्काइटिस क्या होता है, ये स्वेलिंग हो जाता है। ऑर्काइटिस क्या हो जाता है, देखिए ऑर्क रिलीज, यहाँ पे भी ऑर्क आ रहा है, यहाँ पे भी ऑर्क आ रहा है। ऑर्क वर्ड का मतलब क्या होता है, टेस्टिस। ऑर्क वर्ड का मतलब क्या होता है, टेस्टिस। ऑर्क वर्ग का मतलब क्या होता है, टेस्टिस। टेस्टिस जब डिसेंड ना हो, टेस्टिस जब स्क्रोटम के अंदर डिसेंड ना हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रिप्टोकेडिज्म। और काइटिस क्या कहते हैं, इन्फ्लामेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। कहाँ, आपके टेस्टिस में। तो उसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, ऑर्काइटिस कहते हैं। ओलिगोस्पर्मिया क्या कहते हैं, ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं जो कि स्पर्म का प्रोडक्शन कम हो जाए, यानी लो स्पर्म काउंट। क्या हो जाए, लो स्पर्म काउंट। क्या हो जाता है, लो स्पर्म काउंट। उसको हम लोग क्या कहते हैं, ओलिगो स्पर्मिया। ठीक है, तो सभी कोई इसका आंसर लिख ले। इसका आंसर क्या होता है, इसका आंसर होता है आपका ऑल ऑफ दिस। क्रिप्टोकेडिज्म यानी टेस्टिस डिसेंड नहीं किया स्क्रोटम में। ओकाइटिस यानी इन्फ्लामेशन हो गया, यानी टेस्टिस में सूजन हो गया। और फिर ओलिगोस्पर्मिया यानी स्पर्म काउंट क्या हो गया, कम हो गया। तो किस किस वजह से इनफर्टिलिटी होता है, यानी बेबी प्रोडक्शन नहीं हो पाता, बेबी मेकिंग नहीं हो पाता, ये सारे चारों की वजह। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ फीमेल इनफर्टिलिटी। इनमें से कौन सा कॉज है जो फीमेल को इनफर्टाइल कर दे। फीमेल इनफर्टिलिटी क्या होता है, कॉन्जेनाइटल एनोमलीज ऑफ जेनाइटल ऑर्गन, यानी फीमेल के जेनाइटल ऑर्गन्स में क्या हो जाए, प्रॉब्लम आ जाए, क्या हो जाए, इशू हो जाए, जिसकी वजह से कंसेप्शन नहीं हो पाता। कंसेप्शन यानी फर्टिलाइजेशन, ये सब नहीं हो पाता। ठीक है, दूसरा क्या है, महिला का एज 35 वर्ष से ज्यादा हो जाए। देखो ज्यादा लेट शादी करने की वजह से, इसी वजह से सॉरी, ज्यादा लेट महिला जब शादी करती हैं, तो इसी वजह से क्या होता है, बच्चे में पैदा होने में क्या होता है, दिक्कत होता है। क्यों दिक्कत होता है, क्योंकि जो टेस्टिस उनका ओवम होता है,
ओवम होता, ओवरी होता है, वो क्या हो जाता है, पुराना हो जाता है। ओवरी क्या हो जाता है, पुराना हो जाता है। ओवरी उम्र बढ़ने के साथ साथ क्या हो जाता है, पुराना हो जाता है। अगर ओवरी पुराना हो गया तो क्या होगा, फीमेल का ओवरी धीरे धीरे कैपेबिलिटी होता है किस चीज का, फर्टिलाइजेशन का। इसीलिए ज्यादा एज जब वुमेन का हो जाए तो बेबी पैदा करने में कष्ट आती है, परेशानी आती है। तो ये भी आंसर सही है। फिर क्या, प्रेजेंस ऑफ स्पर्म एंटीबॉडीज। अगर स्पर्म एंटीबॉडीज फीमेल में किसी भी रीजन की वजह से प्रेजेंट हो जाए तो उसको क्या करता है, इनफर्टिलिटी करता है। कैसे इनफर्टिलिटी करता है, मान लो स्पर्म इंटर किया, उसको आके मार दिया उसकी फीमेल के अंदर का सेल, तो स्पर्म तो मर गया, तो फिर वो क्या फर्टिलाइजेशन कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसका आंसर क्या होगा, आंसर होगा डी। तो इसको क्या करिएगा, स्टार मार्क कर दीजिएगा, और इसको भी क्या करिएगा, स्टार मार्क कर दीजिएगा। वेरी गुड। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंडक्शन ऑफ लेबर। यानी इंडक्शन ऑफ लेबर का मतलब क्या होता है, शुरुआत। क्या होता है, शुरुआत। तो सभी कोई देखिए, इंडक्शन ऑफ लेबर मतलब क्या होता है, शुरुआत। यानी कि प्रेग्नेंट वुमेन को कैसे पता चलता है कि अब डिलीवरी होने वाला है। लेबर वही होता है, स्टार्टिंग कैसे होता है, इंडक्शन मतलब शुरुआत कैसे होता है। तो यानी यूट्राइन में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। कि मैं बताया था ना आपको, सबसे पहले यूट्रस में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिससे पता चलता है कि हाँ अब बेबी के बाहर आने का टाइम आ गया। तो हम लोग ऑप्शन देखते हैं, क्या स्टार्टिंग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आर्टिफिशियली बिफोर दे बिगिन स्पॉन्टेनियसली। यानी खुद से क्या हो जाता है, आपका यूट्राइन का कॉन्ट्रैक्शन आर्टिफिशियली होने लगता है, स्पॉन्टेनियसली अचानक के अलावा, यानी आर्टिफिशियली क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है। तो इसका सबसे पहला ही आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही। क्या होगा, बिल्कुल सही। सबसे पहला आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही। ठीक है, चलिए ये भी क्वेश्चन अच्छा है, तो इस पे भी आप लोग क्या करिएगा, स्टार मार्क कर दीजिएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर सभी को बिल्कुल अच्छे से आ रहा है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए। आपके कमेंट मैं आगे जाके वीडियो में पढ़ूंगा। ठीक है, फिर पता चलेगा कि कितने बच्चों को समझ में आया, कितने बच्चों को अगर कोई दिक्कत हो रहा है तो वो बच्चे क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का, यानी 15वां क्वेश्चन है। जस्ट पहले क्वेश्चन देखी के समझ में आ गया कि क्या है ये, अच्छा क्वेश्चन है। क्या है, अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर। ऑगमेंटेशन क्या होता है, जब डिलीवरी डिले हो, जब डिलीवरी डिले हो तो उसका प्रोसीजर को ये क्या कर देता है, फास्ट कर देता है। उसके प्रोसीजर को क्या करता है, ये फास्ट करता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑगमेंटेशन। उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑगमेंटेशन। तो ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर क्या होता है, जो डिलीवरी का प्रोसेस स्लो, उसको क्या किया, फास्ट कर दिया। तो कैसे फास्ट करता है, देखते हैं। स्टार्टिंग यूट्राइन कंट्रैक्शन आर्टिफिशियल, जी नहीं। दूसरा क्या, ऑगमेंटिंग इनसफिशिएंट यूट्राइन कंट्रैक्शन आर्टिफिशियल है, जी हाँ। यानी पूर्व में ही मौजूद गर्भाशय सूचन जो कि उपर्याप्त होते हैं तो कृत्रिम तरीकों से तेज करना पड़ता है। यानी कि जब खुद से कॉन्ट्रैक्शन ना हो पाए तो उसको तेज करवाना पड़ता है कॉन्ट्रैक्शन, ताकि डिलीवरी हो सके। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर। यानी ये खुद से, खुद के प्रोसेस से कुछ कुछ इंजेक्ट किया जाता है, जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन हुआ, या आपका क्या हुआ, ऑक्सीटोसिन हुआ, ये सब इंजेक्ट किया जाता है फीमेल को, ताकि यूट्राइन में कॉन्ट्रैक्शन और बेबी क्या हो सके, बाहर निकल सके, बेबी क्या हो सके, डिलीवर हो सके। ठीक है, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। और अब हम लोग बढ़ते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स कैन बी यूज टू इंड्यूस लेबर। इंड्यूस लेबर यानी लेबर का शुरुआत कौन से ड्रग से करवाया जाता है। तो मैं आपको बताया था ना, प्रोस्टाग्लैंडिन। देखो प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है, सर्विक्स को सॉफ्ट करता है, वेसल्स को डायलेट करता है। क्या करता है, डायलेट करता है, ताकि बेबी इजीली निकल सके। ऑक्सीटोसिन क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन कराता है। क्या कराता है, कॉन्ट्रैक्शन
इन यूट्रस, यानी यूट्रस में क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन कराता है, जिसकी वजह से क्या होता है, डिलीवरी प्रोसेस पॉसिबल होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, डिलीवरी शुरू हो जाता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंड्यूस लेबर, यानी जो कि करवाया जाए। कुछ कुछ फीमेल में कॉम्प्लिकेशन आता है कि उनको कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाता, वक्त भी पूरा हो गया है, बच्चे के ग्रोथ का वक्त पूरा हो गया है, लेकिन फिर भी कॉन्ट्रैक्शन नहीं आया, लेकिन उनका भी तो डिलीवरी कराना जरूरी है, तो उनको क्या किया जाता है, इंड्यूस लेबर कराया जाता है, यानी कि खुद से कॉन्ट्रैक्शन ये सब करवाया जाता है। किसके द्वारा, प्रोस्टाग्लैंडिन से और ऑक्सीटोसिन ड्रिप से। ठीक है, ऑक्सीटोसिन उनको चढ़ाया जाता है। ऑक्सीटोसिन का काम क्या है, ये कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस करवाता है। ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको भी आप लोग क्या करिएगा, नोट कर लीजिएगा। सो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही रहेगा। ठीक है, इसको मैं सेव कर लेता हूं, और जो भी बच्चे, एक सेकंड सेव कर लेता हूं, उसके बाद आपसे बात करता हूं। देखिए, मैं इसका पीडीएफ सेव कर लिया हूं। आप लोगों को क्या करना है, पीडीएफ को मैं सेव कर लिया हूं। ये पीडीएफ चाहिए तो आप लोगों को क्या करना होगा, ये नंबर है, इस नंबर पे कॉल करिएगा। नंबर क्या है, 8809802288। इस नंबर को सेव करके इसके व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, या तो एएनएम जीएनएम मैसेज कर दीजिए यूट्यूब, या फिर हाय भेजिए, तो आप सभी को ग्रुप में ऐड किया जाएगा, और अभी तक का जितना पीडीएफ है आप लोग को भेज दिया जाएगा। ठीक है, आप लोगों को क्या किया जाएगा, भेज दिया जाएगा। तो सभी बच्चे क्या करेंगे, इस नंबर को सेव करेंगे, नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे। ठीक है, और हमारा बैच को परचेस करना ना भूले। हमारा बैच कौन सा बैच है, संघर्ष बैच है। आप संघर्ष बैच परचेस करिए मात्र 750 में, और जुड़िए मेरे साथ मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे शाम 5 बजे। पैथोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ने के लिए और भी सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, लेकिन अभी पैथोलॉजी मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू सून। जय हिंद, जय भारत।